बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां ताहर सलीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट व्यूज़। नाजरीन, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है शुगर के मर्ज़ के मतलब। आज हम आपको शुगर के मर्ज़ के मतलब तफसीलन बताएंगे कि असल में ये मर्ज़ है क्या, ये कैसे लाहक होता है और बॉर्डर लाइन कहाँ तक कंट्रोल में होता है। इन सारे सवालों के जवाब आज हमारे साथ जनरल फिजिशियन एंड सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर मसूद अख्तर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें शुगर के बारे में बताएं कि ये मर्ज़ है क्या और कैसे लाहक होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ताहर साहब, आपने मौका फराहम किया। शुगर का मर्ज़ बहुत पुराना मर्ज़ है। बहुत पुराने वक्तों से जो मर्ज़ आ रहे हैं उनमें से ख़ास तौर पे ये मौजूद है। इसकी दो बड़ी अक़साम हैं। एक बच्चों में है, टाइप 1 शुगर डायबिटीज़ कहते हैं। एक बड़ों की है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। बच्चों में तो छोटे बच्चों में हो जाती है और तकरीबन बाद में ता ज़िंदगी चलती है। बड़ों में ये आमतौर पे पहले 30-40 साल तक से शुरू होती थी, अब तो 15-20 साल से शुरू हो गई है, जिसको टाइप 2 कहते हैं। और सबसे बड़ा इसका जो हमारा आज के दौर में इसका वजह है वो ये दूसरी फूड्स, फास्ट फूड्स ख़ास तौर पे, और हमारा अपना लाइफस्टाइल जो कि ज़रा ज़्यादा इजी हो गया है। ये दो मेन इसकी वजूहात हैं इस दौर में। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मर्ज़ को कब चेकअप करवाना चाहिए और कहाँ से चेकअप करवाना चाहिए? लेबॉरेटरी से करवाना चाहिए या कि वो जो स्टिक मिलती है जिस पर घर पर ही जिससे चेकअप किया जा सकता है वहाँ से करना चाहिए? बच्चों में तो ये है कि अगर बच्चे में कोई ऐसी अलामात आ रही हैं, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं है, कोई ऐसा बार बार जा रहा है वाशरूम, या उसमें वज़न कम हो रहा है कुछ, या उसके वालिदैन में किसी को ज़्यादा है चांस, तो उसको चेक करवाया जा सकता है। वरना अक्सर बच्चे अचानक से ही बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेक होते हैं। वो बड़ा ही ख़तरनाक मरहला होता है। सीवियर डायबिटीज़ शदीद किस्म की उनको हो जाती है। बड़ों में जिनमें ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री हो या जिनमें मोटापे की तरफ रुझान ज़्यादा हो, 20 साल 30 साल के बाद इस दौर में तो कम से कम 30-35 साल के बाद तो कम से कम इस साल में एक दफ़ा चेकअप हो जाना चाहिए कि चेक हो गई। जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव ख़ानदानी हो, मरूसियत हो, तो उनमें ज़्यादा इसका फिर एहतियात बरती जानी चाहिए, वरना पता नहीं लगता। अक्सर औक़ात ही पेशेंट जो हैं किसी और मसले के साथ आते हैं तो शुगर निकल आती है। अच्छा, ख़ानदानी अगर किसी में बीमारी हो बड़ों को तो वहाँ से भी मसला बन जाता है? ये है ही मरूसी ज़्यादातर, तो उसमें फिर ज़्यादा चांस कई गुना बढ़ जाता है। पाकिस्तान कई साल पहले 20वें नंबर पे था दुनिया में, 200 से ज़्यादा मुल्क हैं। तो अब पाकिस्तान पहले 5-6 जो टॉप के शुगर के मुल्क हैं, ये ज़्यादा पेशेंट वाले, उनमें आ चुका है, टॉप के 5-6 मुल्कों में। तो ये इतनी ज़्यादा यहाँ हमारे शुगर का रेशो है, तादाद है, जिसकी परसेंटेज है, ये बढ़ चुकी है। अच्छा, इसके बारे में एहतियाती तदाबीर बताइएगा कि कौन सी अपनानी चाहिए? एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले तो यही है कि चेकअप हो, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन जिनको शुगर का पता ही नहीं है और वो शुगर वाले हैं, डायबिटिक हैं, बॉर्डर लाइन पे फिर रहे हैं, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा इसमें एहतियात। अब उनका कैसे पता लगे? ये चेकअप है कि चेक किया जाए, रैंडमली चेक किया जाए। कैंप लगते रहते हैं मुख्तलिफ़ अस्पतालों में, मुख्तलिफ़ औक़ात में, घरों में भी, जिस तरीके से भी हो गया। अगर वो मशकूक केस आ गया कि उसकी शुगर ज़्यादा 150-60 से ज़्यादा आ गई, तो फिर उसके बाद फिर डॉक्टर के पास ज़रूर जाया जाए। उसमें 3 माह की शुगर का टेस्ट होता है, 2-3 चीज़ें और होती हैं, उनसे फिर कन्फर्म हो जाता है कि शुगर कितनी है, किस स्टेज पे है। अच्छा, बॉर्डर लाइन क्या है? ये बॉर्डर लाइन कहाँ तक बगैर दवाई के जो है वो परहेज़ से ही बंदा जो है वो ठीक हो सकता है? जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से नहार 110 है और खाने के बाद 126 या 140 तक है। जो 126 या 140 से शुरू होकर जो 170 या 80 तक है, वो सारे बॉर्डर लाइन में ही हैं। उनमें पूरा चांस होता है कि अगर थोड़ी सी बदपरहेज़ी करते रहे तो चंद माह के अंदर फ्रैंक डायबिटीज़ मुकम्मल शुगर में चले जाएंगे। अगर एहतियाती तदबीर करते रहे
تو واپس اس میں شامل ہو جائیں گے. پہلے نارمل جن میں شوگر مطلب نہیں ہے، کم ہے، یا جو بغیر دوائی کے کنٹرول ہیں تو اس میں آ جائیں گے. یہ باڈر لائن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، شوگر کا علاج کیسے ممکن ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. علاج کی کئی طریقے ہیں. بچوں میں تو اس میں انسولین ہی لگانی پڑتی ہے، وہ تو کافی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ پاک تندرست صحت سب کو بچائے رکھے. بڑوں میں بہت زیادہ رول ہے پرہیز کا، بہت ہی زیادہ. کھانے پینے کی چیزوں کے پرہیز، لائف سٹائل چینجز، سب سے بڑا اس میں لائف سٹائل چینجز ہیں کہ جنک فوڈز، فرائیڈ فوڈز جو جتنے بھی ہم کھا رہے ہیں کر رہے ہیں، تو ان سے احتیاط کر کے، واک زیادہ کر کے، دوسری چیزوں کا احتیاط کر کے، اس میں بہت زیادہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ بیماری ہے ہی اصل میں لائف سٹائل کی، میٹابولک ڈس آرڈر اس لیے کہتے ہیں اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری کوئی مفید باتیں اس کے بارے میں. ہاں جی، اس میں بہت زیادہ مفید باتیں ہیں. سب سے بڑی بات جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، وہ یہی ہے کہ زندہ جو رہنا ہے نا، آپ نے زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا. کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا ہے، نمبر 1. نمبر 2، پرہیز علاج سے بہتر ہے، کیونکہ علاج میں اس میں بہت پیچیدگیاں آتی ہیں. یہ الامراض ہے، بہت سی مرضوں کی ماں. بیماری ایک نہیں ہے، یہ بیماریوں کی ماں ہے. کئی اس میں گردے کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، فالج کی بیماریاں، بے شمار مسئلے یہاں سے نکل آتے ہیں. الامراض اس کو کہتے ہیں. تو اس کا علاج پرہیز ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے. کھانے پینے کے پرہیز، باقی چیزوں کے پرہیز، واک کی پرہیز، الکوہل سے پرہیز، جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے وہ صحیح معنوں میں اس بیماری پہ اپلائی ہوتا ہے. یہ جو واک ہے، یہ کہاں تک ممکن ہے کہ کہاں تک یہ کنٹرول کر سکتی ہے یہ شوگر کو؟ اگر 30 منٹ کی واک کی جائے، آدھے گھنٹے کی روزانہ ذرا تیز واک، تو بندہ بہت حد تک اسے بچا رہتا ہے. فرض کرو شوگر ہے بھی تو کنٹرول میں رہے گی، پیچیدگیوں میں نہیں جائے گی. ورنہ اس میں جو زیادہ مواد ہیں وہ پیچیدگیوں سے ہی ہوتی ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی وقت سے مفید مشورے دیے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ سے قیمتی وقت لیں گے. ناظرین، مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ ویوز ابھی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.